गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है हेमरॉइड्स, और आप जानते हो इसको पाइल्स भी बोलते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। द एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ वेन ऑफ एनल कैनाल इज कॉल्ड एज हेमरॉइड्स। मीन जो एनल कैनाल की वेन होती है उसका एबनॉर्मल तरीके से डाइलेट हो जाना, जो वेन है वो डाइलेट हो जाएगी और वो भी एबनॉर्मल तरीके से, इसी को अपन हेमरॉइड्स बोलेंगे। अब देखिएगा ये जो इसके टाइप हैं वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है एक्सटर्नल हेमरॉइड्स, सेकंड है इंटरनल हेमरॉइड्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल हेमरॉइड्स से तो बाहर की साइड होगा और इंटरनल हेमरॉइड्स से तो अंदर की साइड की जो वेन है वो डाइलेट होंगी। अब जो बाहर की साइड की वेन वो डाइलेट होंगी तो समझ में आता है कि वो दिखेंगी, और वो भी नेक्ड आई से। तो देखिएगा लिखा हुआ है इट इज़ सीन बाय नेक्ड आई। जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स है वो आपको खुली आंखों से दिखेगा, यहाँ पर कोई भी स्कोप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि इंटरनल हेमरॉइड्स है वो नेक्ड आई से ना दिखकर सीन बाय प्रोक्टोस्कोप, आपको प्रोक्टोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा, और प्रोक्टोस्कोप से आपको इंटरनल हेमरॉइड्स दिखेंगे। अब देखिएगा जो इसकी ईटियोलॉजी है वो क्या है। द मेन कॉज ऑफ हेमरॉइड्स इज कॉन्स्टिपेशन। जो हेमरॉइड्स का मेन कॉज है वो है कॉन्स्टिपेशन। दैट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन क्या कॉज करेगा? इंक्रीज कर देगा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब इंक्रीज हो जाएगा तो एनल कैनाल की वेन है उस पर भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जब उस पर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो डाइलेट हो जाएंगी। क्यों डाइलेट होंगी? क्योंकि वहाँ पर जो ब्लड की सप्लाई है वो ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी, तो वहाँ की वेन में वेरिकोज देखने को मिलेगा, डाइलेटेड देखने को मिलेंगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अब देखिएगा और क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। और रिस्क फैक्टर हैं फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को हुआ हो तो होने के चांसेज हो सकते हैं हेमरॉइड्स। मोर कॉमन इन फीमेल इन प्रेगनेंसी। ये मोर कॉमन होता है फीमेल के अंदर इन प्रेगनेंसी। ज़्यादातर प्रेगनेंसी में महिलाओं को देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यूट्रस जब बढ़ता है तो वो एब्डोमन पर प्रेशर इंक्रीज कर देता है, तो यहाँ भी वही इटियोलॉजी लग गई, इंक्रीज हो जाता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, तो इसकी वजह से भी पाइल्स देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन, अगर कोई पर्सन है जो लंबे समय तक सिटिंग पोजीशन में रहता है तो उसमें भी चांसेस हो जाते हैं। लीवर सिरोसिस की कंडीशन में भी आपको हेमरॉइड्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि लीवर सिरोसिस में क्या होगा, ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, यहाँ पर पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और उससे जो नीचे जो पेरिनियल वेन है वो भी डाइलेटेड होने के चांसेस हो जाते हैं। अब देखिएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, आपको पेशेंट के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट है सीवियर पेन, पेशेंट को सीवियर पेन होगा। ब्लीडिंग विथ डेफिकेशन, ब्लीडिंग होगी जब भी वो स्टूल पास आउट करेगा तो ब्लीडिंग होने के चांसेस होंगे। डेफिकेशन मतलब स्टूल पास आउट करना। सीवियर ईचिंग, उस एरिया में सीवियर ईचिंग, खुजली चलेगी पेशेंट को, सीवियर ईच होगा। डिस्कम्फर्ट एंड रेस्टलेसनेस, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट एंड रेस्टलेसनेस फील होगा। कॉन्स्टिपेशन होगा और म्यूकस का भी डिस्चार्ज होगा। अब देखिएगा इसकी पैथोफिजियोलॉजी, ये डिजीज कैसे कैसे जनरेट हुई है। तो सबसे पहले आएगा इटियोलॉजी, और इटियोलॉजी अपनी थी कॉन्स्टिपेशन, उसकी वजह से हो रहा था इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। तो देखिएगा इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर हुआ है पेशेंट को, उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज एनल कैनाल प्रेशर, एनल कैनाल की जो भी वेन है वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, डिस्टेंडेड ऑफ वेन, वो वेन है जो डिस्टेंड हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, एंड स्वेलिंग ऑफ वेन, और वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी। फिर उसकी वजह से क्या होगा, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन एंड कंजेशन, जो अब ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है तो वीनस जो ब्लड बह रहा है वेन के अंदर, जो भी ब्लड है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, और कंजेशन हो जाएगा उसका। अब रिपीटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज प्रेशर एंड ऑब्स्ट्रक्शन, अब रिपीटेड बार बार ऐसा हो रहा है, और प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज प्रेशर, और लंबे समय तक प्रेशर अगर इंक्रीज रहता है एंड ऑब्स्ट्रक्शन लंबे समय तक रहता है
तो फिर ये चेंजेस हो जाते हैं परमानेंट डायलेशन ऑफ वेन, वेन का जो है परमानेंटली एबनॉर्मल तरीके से डायलेट हो जाती हैं, और एबनॉर्मल तरीके से एनल कैनाल की वेन का डायलेट होना ही अपन हेमरॉइड्स बोल रहे थे, तो इसी से हेमरॉइड्स हो जाएंगे। अब देखिएगा डायग्नोसिस पता लगाने के लिए क्या करोगे आप कि ये हेमरॉइड्स हैं, तो सबसे पहले अपन देखेंगे हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का अपन हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। प्रोक्टोस्कोप यूज़ करते हैं हेमरॉइड्स देखने के लिए, अगर इंटरनल हेमरॉइड्स हैं तो प्रोक्टोस्कोप एनास्कोप से देखे जाएंगे, जबकि एक्सटर्नल हेमरॉइड्स बाहर से ही आपको नेक्ड आई से सीन हो जाएंगे। अब देखिएगा इसका मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट 3 तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो फर्स्ट है वो है अपना मेडिकल मैनेजमेंट। अब मेडिकल मैनेजमेंट प्लेंटी ऑफ फूड, आपको जो भी डाइट देनी है वो कैसी देनी है, लिक्विड डाइट देनी है जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो। लग्जेटिव प्रोवाइड करवाएंगे, कॉन्स्टिपेशन अगर हो रखा है तो लग्जेटिव देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे कोई इन्फेक्शन ना हुआ हो, एनाल्जेसिक देंगे, पेशेंट को पेन हो रहा है इसलिए एनाल्जेसिक दी जाएगी। सिस्ड बाथ इन थ्रोम्बोसिस कंडीशन, पेशेंट को सिस्ड बाथ भी दे सकते हैं अपन अगर थ्रोम्बोसिस की कंडीशन हो गई हो, उस वेन के अंदर कोगुलेशन हो गया, ब्लड के थक्के जमने लग जाते हैं, तो फिर अपन सिस्ड बाथ पेशेंट को देते हैं। यहाँ पर वार्म वाटर होता है उससे बात कराई जाती है पेरिनियल एरिया में। अब देखिएगा सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, तो फर्स्ट है सर्जरी, क्रायो सर्जरी, नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रायो मतलब ठंडा होता है। क्रायो सर्जरी में क्या करेंगे अपन, ए प्रॉब इज यूज्ड, एक प्रॉब यूज्ड करते हैं विथ द फिलिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, जिसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, फिल भर लेते हैं नाइट्रस ऑक्साइड गैस। अब दैट एक्ट ऑन हेमरॉइड्स, और वो किस पर एक्ट करेगी, हेमरॉइड्स पर। जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो कूलिंग गैस होती है और वो एक्ट करती है हेमरॉइड्स पर, एंड फ्रीज, और उसको ठंडा कर देगी। इट ड्यू टू वेसो कॉन्ट्रैक्शन, अब जो वेन है वहाँ पर जो हेमरॉइड्स हो रखे हैं उसको अगर आपने कूल कर दिया नाइट्रस ऑक्साइड से, तो कूल होने के बाद क्या होगा, वहाँ ड्यू टू वेसो कॉन्ट्रैक्शन जो वो वेसल्स हैं, जो वेन हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि वो डाइलेटेड हो रही थी पहले, और डाइलेशन को आपको दूर करना है, कॉन्ट्रैक्शन को देना है, तो अपने क्रायो सर्जरी करी कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए। क्योंकि क्रायो सर्जरी के अंदर क्या होगा, एक प्रॉब होगा जिसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड गैस होगी, और ये कूलिंग गैस होती है जो कि हेमरॉइड्स पर एक्ट करती है और फ्रीज कर देती है, उसको ठंडा कर देती है, और जब वो वैन के अंदर कूलिंग होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो डाइलेशन ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो सर्जरी है वो है रबड़ बैंड हेमरॉइडेक्टोमी या स्टेपलिंग प्रोसीजर भी इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, बाय द रबड़ बैंड लाइगेशन ऑफ द हेमरॉइड्स, यहाँ पर क्या होगा, एक रबड़ बैंड यूज़ करते हैं और उससे लाइगेशन कर देते हैं हेमरॉइड्स का, मतलब जहाँ भी हेमरॉइड्स हो रहे हैं उनको बांध दिया जाता है। लाइगेशन करना मतलब बांध देना, तो रबड़ बैंड की हेल्प से अपन लाइगेट कर देते हैं, बांध देते हैं हेमरॉइड्स को। फिर क्या होगा, आफ्टर द लाइगेशन, अब लाइगेशन कर दिया आपने, बांध दिया हेमरॉइड्स को, आफ्टर द लाइगेशन उसके बाद द ब्लड सप्लाई इज ब्लॉक्ड, अब वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई हो रही थी वो ब्लॉक्ड हो जाएगी, बंद हो जाएगी इन हेमरॉइड्स, हेमरॉइड्स के अंदर जो भी ब्लड सप्लाई हो रही थी वो बंद हो जाएगी। एंड इट विल नेक्रोटाइज, अब जहाँ पर ब्लड सप्लाई बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, उस ऑर्गन में, उस सेल्स में नेक्रोसिस देखने को मिलता है ना। अब नेक्रोसिस का मतलब है वहाँ की जो सेल्स हैं वो डेथ हो जाएंगी, तो इट विल नेक्रोटाइज, आफ्टर नेक्रोटाइज इट विल बी रिमूव, और धीरे 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 जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी डेथ हो जाएगी, और डेथ हो जाएगी तो वो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, वहाँ रिमूव हो जाएंगी वो अपने आप, क्योंकि ये क्या है, ड्राई गैंग्रीन देखने को मिलेगा आपको। गैंग्रीन में भी ऐसा ही होता है, नेक्रोसिस का ही टाइप है गैंग्रीन, और यहाँ पर जब आप लाइगेट कर दोगे और ब्लॉकेज हो जाएगी, ब्लड सप्लाई पहुँचेगी नहीं, तो वहाँ पर जो हेमरॉइड्स है उसके अंदर गैंग्रीन देखने को मिलेगा और वो अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। अब देखिएगा आफ्टर सर्जरी कौन सी पोजीशन आप पेशेंट को प्रोवाइड करोगे, तो लिखा हुआ है प्रॉन और लेफ्ट लेटरल पोजीशन टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। प्रॉन पोजीशन देते हैं अपन या लेफ्ट लेटरल दे सकते हैं, ये क्या करेगी, ये प्रिवेंट कर देती हैं ब्लीडिंग को,
ब्लीडिंग होने से बचाती हैं। इट आइस पैक आर यूज, यहाँ पर क्या करते हैं अपन, आइस पैक भी यूज़ करते हैं, और आइस पैक कॉन्ट्रैक्शन का काम कराती है, जिससे ब्लीडिंग कम होगी। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वेन में जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज होगी ब्लड सप्लाई तो बाहर ब्लड मतलब ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट है इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो यहाँ पर 4 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखे हुए हैं, और इन डायग्नोसिस को आपने आमतौर पर बहुत सारी डिजीज़ में पढ़ा हुआ भी है, तो आपको इंटरवेंशन इसके खुद को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। तो फर्स्ट जो है पेन रिलेटेड हेमरॉइड्स, हेमरॉइड्स की वजह से पेन हो रहा है, तो अपन का जो गोल होगा, नर्स का गोल होगा, वो होगा रिड्यूस द पेन, पेन को रिड्यूस करना है, और इसके इंटरवेंशन आपको खुद को ही करने हैं। कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड अल्टर्ड बाउल फंक्शन, अल्टर्ड बाउल फंक्शन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन को आपको दूर करना है, रिमूव करना है। नेक्स्ट है थर्ड ब्लीडिंग रिलेटेड एक्सटर्नल हेमरॉइड। एक्सटर्नल हेमरॉइड में अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो ब्लीडिंग को आपको कैसे रोकना है, तो ये आपको इंटरवेंशन करना है। एंजाइटी रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन एंड सर्जरी, पेशेंट को आपने हॉस्पिटल में एडमिट किया है, और हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से पेशेंट को एंजाइटी फील हो रही है, तो आप किस तरीके से उसकी एंजाइटी को दूर करोगे, तो इसके बारे में आपको इंटरवेंशन खुद को लिखने हैं अपनी नोटबुक में। ओके, तो ये था अपने हेमरॉइड्स, और कई बार पूछा जाता है ये, तो अच्छे से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।